जय हिंद साथियों। मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। साथियों, समय हो चुका है 11:04 और आपकी ये क्लास का समय है केमिस्ट्री की, जो कि पायलट बैच में असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए होती है। मेरे मित्र, जैसा कि क्लास की शुरुआत करने से पहले मेरे भाई मैं एक सूचना देना चाहूँगा कि कई साथी न्यूमेरिकल के लिए परेशान हो रहे हैं, तो आप लोग कतई परेशान मत हो। न्यूमेरिकल के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज भी डाल दिया था आपको, और ये बात क्लियर कर दी थी कि न्यूमेरिकल जो होंगे, हम हर एक टॉपिक के फॉर्मूला देखेंगे और उस फॉर्मूले पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे उनकी एक मैराथन क्लास लेंगे। मान लीजिए केमिस्ट्री में आपके 10 टॉपिक हैं, तो 10 टॉपिक में जितने भी फॉर्मूले हैं, उन पर जितने भी बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, उनकी एक बहुत बेहतरीन सी मैराथन क्लास आएगी। ये बात मैंने टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्म कर दी थी। ठीक है भैया। नमस्कार। स्वाति सिंह, दीपू नागर, सूरज सिंह, गड़किया राहुल, कृष्णकांत गुर्जर, पूजा चौहान, सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम, जय हिंद। है ना मेरे भाई? तो न्यूमेरिकल की क्लास बिल्कुल आपके लिए प्रस्तुत होगी, बिल्कुल कोई हेडक नहीं लेना है। सारी क्लास पूरी एक एक फॉर्मूला और उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे वो सारे आपको मैराथन क्लास में मिलेंगे, लेकिन यहां से सारे कॉन्सेप्ट आप कवर करते हुए चलो। अच्छा, एक चीज और देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी आपने एटॉमिक मॉडल पढ़ा दिया, यानी कि परमाणु संरचना पढ़ा दी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला कॉन्सेप्ट आपने नहीं कराया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं कराया। तो मेरे भाई, उसके लिए भी बहुत ध्यान से सुन लो। देखो, अगर हम बात करें तो मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो केमिस्ट्री की जान मानी जाती है। ठीक है भैया, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो केमिस्ट्री की क्या मानी जाती है? जान, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, कोई दिक्कत? इस टॉपिक को कब कराएंगे सर? आपने एटॉमिक मॉडल पढ़ा दिया। देखो, अगर मैं चाहता तो उस वक्त इस टॉपिक को करा सकता था, लेकिन कारण यह था कि उस वक्त ना आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, आपने कुछ नहीं पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल भी नहीं पढ़ी थी, आपको यह तक नहीं मालूम था कि क्या होता है एटॉमिक मास और क्या होता है एटॉमिक नंबर। दूसरा, आपने कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी नहीं पढ़े थे जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं, यानी कि तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं वो भी नहीं पढ़े थे। अब इस टॉपिक के कंप्लीट होते ही हमारा पीरियोडिक टेबल भी कवर हो गई, कुछ ऐसे तत्व भी कवर हो गए जिनसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर माना जाता है केमिस्ट्री में, यानी कि सबसे ज्यादा कठिन चैप्टर माना जाता है, क्योंकि यहां पर आपने हल्की सी गड़बड़ी की खेल खत्म हो जाता है। तो जैसे ही ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा मैं, इससे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल रेलवे में पूछे जाते हैं। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे एक एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एकदम बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भैया, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर। एक ऐसी क्लास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भैया? हाँ, चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड्स। मेरे भाई, हम पढ़ रहे थे कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं यौगिक, जिसमें हमने कॉपर तक पढ़ लिया था। कहां तक पढ़ लिया था? कॉपर तक पढ़ लिया था। हमें कंपाउंड्स ऑफ कॉपर से शुरुआत करनी थी। हमें कहां से शुरुआत करनी थी? कंपाउंड्स ऑफ कॉपर से शुरुआत करनी थी। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? ठीक है मेरे भाई, कंपाउंड्स ऑफ कॉपर से शुरुआत करनी थी, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अभी क्लियर है वीडियो? ठीक है मेरे भाई, हेडिंग लगा लेते हैं हम, कंपाउंड्स ऑफ कॉपर। क्या हेडिंग लगाएंगे मेरे भाई? कंपाउंड्स ऑफ कॉपर, शानदार तरीके से। कंपाउंड्स कंपाउंड्स ऑफ
कॉपर, यानी कि अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, तांबे के यौगिक। बेहतरीन, तांबे के यौगिक। अच्छा, अब देखो तांबे के यौगिक को अगर हमें समझना है तो पहले समझ लेते हैं कि तांबे का सबसे मशहूर यौगिक कौन सा होता है। देखो, अगर हम तांबे के यौगिक के बारे में बात करें, ठीक, कार्बनिक कंपाउंड्स में सर आपने एल्कीन नहीं बताया है। देखो मुस्कान जी, अभी हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का टॉपिक ही नहीं उठाया है। सबसे लास्ट टॉपिक वो होगा हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वहां पर हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के बारे में बात करेंगे। आप कतई परेशान मत हो, ठीक है भैया। ठीक, सबसे लास्ट टॉपिक जो होगा वो कार्बन से रिलेटेड ही होगा, उसमें कार्बन का एक एक पार्ट खोल के रख देंगे आपके सामने, ठीक है भैया। चलिए, अगर हम यहां पर देखें तो तांबे के यौगिक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो तांबे का सबसे पहला यौगिक है जो कि वो है कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है भैया। जब तांबा क्या करेगा, तांबा जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तांबा क्या करेगा भैया, क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा मेरे भाई, क्यूप्रस क्लोराइड बनाएगा। यानी कि अगर हम इसको रखें तो ये क्या बनाएगा, क्यूप्रस क्लोराइड बनाएगा। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, क्यूप्रस क्लोराइड का मतलब क्या हुआ सर, तो देखो अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड के बारे में देखें तो ये जो क्यूप्रस क्लोराइड है एक सफेद रंग का तत्व माना जाता है, ठीक। और दूसरी चीज, सफेद रंग का तत्व होने के साथ साथ ये पानी में भी नहीं घुलता, ठीक है भैया, ये पानी में भी नहीं घुलता। अर्थात अगर हम बात करें मेरे भाई CuCl, तो ये क्या है, यह एक सफेद रंग की धातु है, यह एक सफेद रंग की धातु है, सफेद रंग का यौगिक है, ठीक है भैया। जो कि यह क्या है मेरे भाई, सफेद रंग का यौगिक है जो कि जल में नहीं घुलता, नहीं घुलता। अब देखो यहां से ये तो बात हो गई इसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि इसके भौतिक स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन मामला यहां से देखो क्या बनता है, मामला यहां से ये बनता है कि मेरे भाई ये सफेद रंग का एक यौगिक है जो कि कैसी प्रकृति में है, ठोस प्रकृति में है, ठीक है गुरुजी, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, अब यहां पर क्या होता है कि ये अगर कॉपर है, ये अगर कॉपर, मेरे भाई एक बात बताओ, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है कि नहीं है, एकदम ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो, एकदम साफ साफ आ रही है कि नहीं आ रही आवाज और वीडियो, क्लियर है। चलिए ठीक है मेरे भाई। सूरज सिंह यार, अभी जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो पहले, सूरज भाई प्लीज, अभी जो चल रही है क्लास उसको देखो यार, फोकस करो, ठीक है मेरे भाई। ये क्या है, सफेद रंग का एक ठोस यौगिक है जो कि जल में नहीं घुलता। अच्छा, अब देखो एक तो चीज ये मेटल है, मेटल का ऑक्सीडेशन न हो, यानी कि किसी भी धातु का ऑक्सीकरण न हो, तो ये बात बनती ही नहीं। यानी कि अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर धातु का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, धातु का क्या होगा मेरे भाई, ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण होने के कारण ये सफेद रंग का पदार्थ क्या हो जाएगा, हरे रंग पे बदल जाएगा। देखो मैंने लिखा है ना, यह सफेद रंग का पदार्थ है, लेकिन जब ये ऑक्सीकरण होगा, यानी कि जब ये वायुमंडल में नमी के संपर्क में आएगा मेरे भाई, तो ये अपना रंग जो सफेद से क्या परिवर्तित कर लेगा, हरा परिवर्तित कर लेगा, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, अगर हम इसका ये पॉइंट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखो यहां पे ध्यान देना, जब यह वायुमंडल में, अच्छा इसको अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत होगी। यह कैसा है, इट इज वाइट इन कलर, इट इज वाइट इन कलर which is not soluble in water, which is not soluble in water, ठीक है भैया, not soluble in
वाटर। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई समस्या? दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, अगर हम बात करें, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो यहां पर, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट with air it gets oxidized and its white color changes its, हिंदी में भी लिखूंगा, परेशान मत हो भैया, एंड इट्स वाइट कलर चेंज इनटू ग्रीन। ठीक है भैया, कोई समस्या? अगर हम देखें तो इसको हिंदी में लिख लेंगे, क्या होगा, जब यह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन अर्थात वायुमंडल की नमी के संपर्क में आता है, अर्थात वायुमंडल में मौजूद नमी के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में आता है, तो क्या होता है भाई, क्यूप्रस क्लोराइड की बात हो रही है, ये चीज जरूर याद रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है मेरे भाई, तो यह हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है भैया, हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर है मेरे भाई बात? कोई दिक्कत? पहला जो यौगिक है क्यूप्रस क्लोराइड, क्या है वो, सफेद रंग का एक यौगिक है और ये ठोस प्रकृति का है, ये जल में घुलनशील नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम देखें तो जब इसका ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जब ये पानी की नमी के साथ संपर्क बनाता है, तो इसका रंग सफेद से क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। यहां तक बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, नीला थोथा के बारे में, यानी कि कॉपर सल्फेट के बारे में। ठीक है मेरे भाई? अच्छा चलिए, अगर हम यहां पर देखें तो कॉपर सल्फेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज हमें समझ लेनी होगी। नीला थोथा कॉपर का वो यौगिक है जिससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है मेरे भाई, बफरिंग अब नहीं हो रहा है यार, ठीक है, कोई दिक्कत? बफरिंग हो रहा है अभी, कभी कभी हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, बाकी मैं टीम को बोल चुका हूं इस रिगार्डिंग। चलिए, अगर हम देखें तो कॉपर सल्फेट के बारे में बात करें तो दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, नीला थोथा। क्या है दूसरा यौगिक, क्या है कॉपर का मेरे भाई, नीला थोथा है, नीला थोथा है। ठीक है गुरुजी, ये क्या होता है, नाम तो सुना ही होगा इसका। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अगर हम देखें तो नीला थोथा को क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है भैया। अच्छा, अगर हम देखें तो इसका मेरे मित्र रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो अगर हम देखें तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा, इसका रासायनिक सूत्र होगा CuSO4.5H2O। इससे आप क्या समझते हो, इससे आप क्या समझ पा रहे हो? इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब कॉपर सल्फेट के साथ 5 अणु पानी के मिला दिए जाते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है नीले थोथे में। किस में परिवर्तित हो जाता है, नीले थोथे में। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो ठीक है, कोई दिक्कत? कॉपर के कंपाउंड में यह महत्वपूर्ण कंपाउंड माना जाता है। अच्छा, अगर अब हम देखें तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से विचार कीजिएगा, इसका प्रयोग कहां पर होता है मेरे भाई, इसका प्रयोग यानी कि अगर हम यूजेस के बारे में बात करें तो ये पेंटिंग वगैरह करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, पेंट बनाने में, पेंटिंग इंडस्ट्री यानी कि पेंट बनाने के कारखाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, बनाने के कारखाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, इसका प्रयोग किया जाता है। कोई समस्या यहां तक?
ठीक है गुरुजी, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी कि जो पेंटिंग इंडस्ट्री होती है, जैसे आपने देखा एशियन पेंट और ये पेंट, फलाने पेंट, दूसरे पेंट, है ना, एशियन पेंट का नाम सुना होगा, और बहुत टाइप के तो पेंट आते हैं। तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोथा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, अगले कंपाउंड पर बढ़ते हैं, और अगला कंपाउंड क्या है? चांदी यानी कि सिल्वर। अच्छा, सिल्वर का जिक्र मैंने क्यों किया? क्योंकि देखो, अगर हम बात करें तो पहले हेडिंग लगा लेते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। क्या है मेरे भाई? सिल्वर है। सिल्वर यानी कि चांदी, जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताओ, सिल्वर का रासायनिक नाम क्या होगा? जल्दी से बताओ, सिल्वर का रासायनिक चिन्ह क्या होगा? आप बताना हमको जल्दी से कमेंट करके। मैं रासायनिक चिन्ह लिखूं तब तक आप आंसर में कमेंट कर देंगे। क्या होगा सिल्वर का रासायनिक चिन्ह? ठीक है मेरे भाई, यानी कि केमिकल केमिकल सिंबल क्या होगा सिल्वर का? जल्दी से बताओ मेरे भाई, आंसर में कमेंट करो। सिल्वर का रासायनिक चिन्ह क्या होगा? चांदी का रासायनिक चिन्ह क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करिए मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ बिल्कुल, विनय यादव ने उत्तर किया है सबसे पहले, और बेहतरीन तरीके से इन्होंने उत्तर बिल्कुल सही बताया है। अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक चिन्ह होगा मेरे भाई एजी। क्या होगा? एजी होगा। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना, सिल्वर के चांदी के गुण क्या क्या है। ठीक है मेरे भाई, हाँ रानी सिंह, अब सभी के उत्तर आने लगे, प्रभात के भी हो गए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? प्रदीप जी कह रहे हैं ये पैंट है। अरे पैंट नहीं, पेंट था यार, नीला थोथा दोस्त। क्या पैंट पे पेंट होता है क्या यार? पैंट में डाई होती, कलर डाई जो अलग अलग रंग की होती है। पेंट थोड़ी नहीं किया जाता है पैंट में यार। पेपर न कर देना पेंट की जगह पैंट, प्रभु देख लो थोड़ा सा, है ना। हाँ, परमाणु क्रमांक मैं सबके बताते जा रहा हूँ शिवाजी, है ना मेरे भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका केमिकल नेम क्या हो गया? एजी हो गया। दूसरा देखिए, अगर हम बात करें मेरे मित्र, तो अब बात आती है इसका परमाणु क्रमांक कितना है। देखो, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? देखो, परमाणु क्रमांक सभी के याद रखना। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल भी दी है, तो पीरियोडिक टेबल्स भी एक बार पीरियोडिक टेबल से भी परमाणु क्रमांक सबके देख लेना जो तत्व है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको परमाणु क्रमांक जरूर याद होने चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने परमाणु क्रमांक बहुत अच्छे से याद कर रखे हैं तो बहुत मजा आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने में। ठीक है भैया, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका परमाणु क्रमांक अगर मेरे भाई बात करूं, तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाना चाहिए मेरे भाई? 47 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 47 है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, अगर हम देखें तो इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है बाबूजी? एटॉमिक नंबर क्या है इसका भैया? 47 है जी गुरुजी, 47 है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर हम देखें तो चांदी जो है ना मेरे भाई, चांदी जो है यानी कि सिल्वर जो है, ये सबसे अच्छी धातु मानी जाती है विद्युत और ऊष्मा के चालन के लिए। यानी कि सबसे अच्छा सुचालक जो धातु मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? चांदी मानी जाती है। किसके लिए? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक के लिए। ठीक है भैया, देखो, अच्छा, चांदी विद्युत और ऊष्मा की, विद्युत और ऊष्मा की सबसे बेहतर सुचालक है। क्या है बाबूजी? सबसे बेहतर सुचालक है, सुचालक है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? अभी देखना, यहां से एक बहुत शानदार प्रश्न बनेगा। ऐसा नहीं है केवल कि आपसे रेलवे में ये पूछ लेगा कि सबसे बेहतर सुचालक कौन सा है, पूछ सकता है ये, लेकिन इसके आधार पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट समझना इस लाइन का। चांदी विद्युत और ऊष्मा का सबसे बेहतर सुचालक है। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो, अगर हम लिखें तो सिल्वर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भैया। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये बात लगभग सबको पता है,
प्रश्न क्या बनता है, क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है गुरुजी अगर चांदी विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, बेस्ट कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो कारण क्या है कि चांदी के तार नहीं बनाए जाते, बिजली में तार क्यों नहीं बनाए जाते, चांदी के तार बनाने के लिए हम कॉपर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तांबे का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये प्रश्न आरआरबी एएलपी में पूछा गया है। ठीक है भैया, हम चांदी का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं बिजली के तार बनाने में, ये बात सोचने वाली है। ठीक है मेरे भाई, अब जरा देखो यहां पर रीजन क्या है, देखो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझना। अगर हम देखें तो चांदी विद्युत और ऊष्मा का सबसे बेहतर सुचालक है, इसका मतलब क्या है कि चांदी में जो प्रतिरोध होगा, चांदी में प्रतिरोध जो होगा बाबूजी, प्रतिरोध वो क्या होगा, जीरो होगा या बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है भैया, यही तो हो सकता है, बहुत ही कम होगा। ठीक है गुरुजी, देखो इसका इंग्लिश में मतलब क्या हुआ, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर, बहुत ध्यान से समझिएगा, तार क्यों नहीं बनते उसका पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर, सिल्वर विल बी वेरी लेस, विल बी वेरी लेस और इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा इक्वल टू जीरो। तो गुरुजी इस बात से क्या लेना देना, देखो अगर हम देखें तो अगर चांदी का प्रतिरोध शून्य होगा तो इस पर जब भी धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये इतनी ज्यादा ऊष्मा बना लेगा, क्योंकि विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो ऊष्मा बनेगी, इतनी ज्यादा ऊष्मा बनेगी कि चांदी जो है वो स्वयं ही जल जाएगी। ठीक है भाई, चांदी जो है ऊष्मा के कारण क्या हो जाएगी, जल जाएगी, यानी कि गल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर प्रतिरोध शून्य हुआ तो ऊष्मा इतनी अधिक उत्पन्न होगी कि ये क्या होगा, तार जल जाएगा। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज अगर हम देखें तो चांदी एक महंगी धातु है, चांदी एक महंगी धातु है मेरे भाई, महंगी धातु है। ठीक है, ठीक है, अच्छा चांदी क्या है, सिल्वर इज ए कॉस्टली मटेरियल, सिल्वर इज ए कॉस्टली मटेरियल, मेटल। ठीक है भैया, सिल्वर क्या है, एक कॉस्टली मेटल है, यानी कि एक महंगी धातु है। ठीक, और इसमें प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण ऊष्मा बहुत ज्यादा बनेगी, इसलिए तार इसके नहीं बनाए जाते। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहां तक। चांदी के तार का प्रयोग क्यों नहीं करते कृष्णकांत गुर्जर, मैं वही बता रहा हूं यार, देखो तो। ठीक है भैया, अच्छा क्या आया है प्रश्न, एक बच्चा पूछ रहा है आजाद चौहान की ऑप्शन में गुरुजी चांदी और कॉपर दोनों आए तो क्या लगाएंगे बेस्ट कंडक्टर के लिए। तो मेरे भाई ये आजाद चौहान है। ठीक है मेरे भाई, तो अगर हम देखो, अगर हमारे सामने ये पूछा जाए कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे मेरे भाई, चांदी लगाएंगे अगर ऑप्शन में दिया गया है। अगर ऑप्शन में चांदी नहीं मौजूद है तब आप तांबे के साथ जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई समस्या। चांदी पूछ रहे हैं अनूप राजपूत, चांदी किसका मिक्सचर है, तो चांदी मेरे भाई किसी का मिक्सचर नहीं, ये अपने आप में एक सेपरेट तत्व है, हालांकि इसके यौगिक बनते हैं, इसके यौगिक बनते हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या। देखो एक मित्र कह रहे हैं सर हीट तो रेजिस्टेंस के बढ़ने पर जनरेट होती है। देखो शाहिद हुसैन, हीट रेजिस्टेंस के बढ़ने पर जनरेट होती है तब जब, अब देखो इस चीज को, एक चीज कॉन्सेप्ट समझो, मान लिया एक ये वायर है, आप मेरे को फिजिक्स में ले जा रहे हो लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक, ये वायर है, इस वायर का प्रतिरोध मान लिया हमने 2 ओम है, कितना है प्रतिरोध, 2 ओम है। अब अगर हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे तो ये 2 ओम का प्रतिरोध इस धारा को रोकेगा। ठीक, लेकिन अगर ये वायर है मेरे भाई और इसका प्रतिरोध ही 0 ओम है, 0 ओम है, तो इसमें जो धारा आएगी प्रवाहित होगी तो इसको कौन रोकेगा, आप बताओ, कोई नहीं रोक पाएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और ये धारा क्या उत्पन्न करेगी, ऊष्मा उत्पन्न करेगी। ठीक है भाई, शाहिद हुसैन ऊष्मा उत्पन्न करेगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, धातु जल जाएगी, और क्या होगा, धातु क्या हो जाएगी, जल जाएगी।
भाई यही तो होगा, जब कोई धारा को रोकने वाला नहीं होगा, 0 ओम रेजिस्टेंस होगा, तो सीधी सी बात है कि तार जल जाएगा मेरे भाई। अगर इसके पास 1 ओम भी रेजिस्टेंस होता, 1 ओम भी प्रतिरोध होता, तो जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ता, जैसे जैसे तापमान बढ़ता, वैसे वैसे धारा भी, जैसे जैसे तापमान बढ़ता वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता। लेकिन जब इसके पास कुछ है ही नहीं यार, तो ये क्या कर लेगा भाई? तुम्हारे पास 1 रुपया है तो तुम बाजार में 1 रुपए टॉफी खरीद सकते हो, और जब तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है तो दुकान वाला तुम्हें क्या करेगा? भगा देगा। यही तो होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक, किसी को कोई समस्या? शाहिद हुसैन, क्लियर हो गई बात, है ना? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। यहां तक क्लियर हो गया कि क्यों इसको नहीं लगाया जाता है तार बनाने में। देखो यहां से क्वेश्चन रिलेट करेगा एएलपी में, मैं निश्चित बता रहा हूं। एक आधा क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी आप लिख लो, परमाणु क्रमांक नोट कर लो, चिन्ह नोट कर लो, और ये चीज नोट कर लो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए। ठीक है भैया, आगे बढ़े आप। चलिए अब हेडिंग लगाएंगे हम क्या? सिल्वर के कंपाउंड। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर। देखना यहां पर भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर यानी कि चांदी के यौगिक, चांदी के यौगिक। देखो अब इसको समझना ध्यान से, अगर क्लास को बहुत ध्यान से फोकस करके सुन रहे हो ना, तो सब कुछ यही खेल खत्म हो जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा। देखो अगर हम बात करें तो चांदी के यौगिक के बारे में अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ध्यान से समझो। चांदी आपने देखी होगी, घर में माताएं बहनें सबसे ज्यादा यूज करती हैं। ध्यान से सुनिए, ठीक है मेरे भाई? ठीक, कोई दिक्कत? देखो बहुत ध्यान से सुनना। नवेंद्र सिंह कह रहे हैं कॉपर राइट आंसर है। गुरुजी आप गलत बता रहे हो। ठीक है भैया, हम गलत बता रहे हैं, बाकी तुम पेपर में आए अगर सबसे अच्छा सुचालक विद्युत और ऊष्मा का, तो तुम कॉपर लगा देना बस भैया, इससे ज्यादा हमें नहीं आता। हमने जो आज तक पढ़ा है वो आपको बता दिया, बाकी आपकी इच्छा, आपको सही लगे तो बिल्कुल लगाइएगा, कॉपर अच्छा लगता है तो कॉपर लगा देना, हमने कहा मना किया मेरे भाई। ठीक है, ठीक। चलिए अब देखो, अगर हम बात करें तो सिल्वर नाइट्राइट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, सिल्वर नाइट्राइट से पहले लिख लेते हैं हम सिल्वर नाइट्राइट क्या है मामला। सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्राइट, ठीक। इसका रासायनिक सूत्र क्या है मेरे भाई? इसका रासायनिक सूत्र है AgNO3। अब जरा देखो, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि तो चांदी के साथ कौन कौन से तत्व मिले हैं, तो चांदी के साथ किसने किसने अभिक्रिया की है? चांदी प्लस नाइट्रोजन भी आया इसके साथ, प्लस ऑक्सीजन भी आया। ठीक है मेरे भाई, यही तो हुआ AgNO3। अच्छा अब देखो, हाँ चांदी का आभूषण बनाया जाता है। यार ये चीज तो मैं बताना भूल गया, नहीं तो आप लोग कहोगे, है ना? चांदी का आभूषण बनाया जाता है, लिखवा देता हूं, नहीं बाद में कहेंगे गुरुजी मेन चीज तो बताई ही नहीं। चांदी का आभूषण बनाया जाता है। ठीक है भैया, अगर हम लिखें ज्वेलरी इज मेड फ्रॉम, ज्वेलरी इज मेड फ्रॉम सिल्वर। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम देखें अगला कॉन्सेप्ट। देखो अच्छा, AgNO3 के बारे में अगर हम बात करें तो ये किस प्रकृति का होता है मेरे भाई? क्रिस्टलीकरण ठोस प्रकृति का होता है, यानी कि यह ठोस क्रिस्टलीकरण के रूप में होता है, क्रिस्टल्स के रूप में होता है। ठीक है मेरे भाई, रूप में होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ के रूप में होता है।
अच्छा गुरुजी, होता है, कोई दिक्कत। तथा यह जल में विलेय होता है, तथा यह जल में विलेय होता है। ठीक है भैया, होता है, बिल्कुल लिख लिया हमने। देखो, अगर हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इट इज क्रिस्टल सॉलिड इन फॉर्म, क्रिस्टल सॉलिड इन फॉर्म, सॉलिड इन फॉर्म which is soluble in water, soluble in water। ठीक है भैया, किसी को कोई समस्या यहां तक? अच्छा, अगर हम देखें तो एक चीज समझ लो, ये क्या करता है मेरे भाई, ये कागज और त्वचा को क्या कर देता है, काला कर देता है। आपने देखा होगा, देखो आपने देखा होगा कि घर में जब माताएं और बहनें, जो आपकी माता जी हैं या आपकी बड़ी बहन है या जो भी है, जो भी चांदी का उपयोग करती हैं, चांदी के कई आभूषण पहनती हैं वो लोग, तो आपने देखा होगा कि चांदी का अधिक उपयोग करने के कारण, जैसे माता जी पायल पहन रही हैं या बहन पायल पहन रही है, तो उसका क्या हुआ, अधिक देर तक चांदी पहनने के कारण, अधिक देर तक चांदी पहनने के कारण उनका मतलब जैसे पैर के जितने हिस्से में वो चांदी की पायल रहती है, वो हिस्सा क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। यानी कि इसमें चांदी में क्या रिएक्शन हो गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गया। क्या हो गया भैया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, और ऑक्सीडेशन होने के कारण इसने क्या किया, त्वचा को काला कर दिया। तो ये सबसे मुख्य गुण है किसका, सिल्वर नाइट्राइट का। यानी कि जो चांदी का गुण है, चांदी के यौगिक का गुण है सिल्वर नाइट्राइट का, क्या है भाई, ये त्वचा को, ये त्वचा और कागज को काला कर देता है। ये त्वचा और कागज को मेरे भाई, कागज को काला कर देता है, काला कर देता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो दिस AgNO3 blackens the skin and paper। कोई समस्या यहां तक, बोलो, कोई दिक्कत? AgNO3 क्या करता है, ब्लैकन कर देता है किसको, स्किन को और पेपर को। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब देखो, अब आपने देखा होगा चुनावी माहौल चल रहा है मेरे भाई। अगर इलेक्शन का समय होता है तो जो लोग वोट डालने जाते हैं, आप लोगों में से भी कई लोग गए होंगे वोट डालने, तो वोट डालने के बाद एक ऐसी स्याही लगा दी जाती है जो काफी दिन तक छूटती नहीं है। वोट डालने के बाद एक ऐसी स्याही लगा दी जाती है नाखून में जो काफी दिन तक छूटती नहीं है। तो उस स्याही में भी किसका प्रयोग होता है, सिल्वर नाइट्राइट का प्रयोग होता है। नोट कर लो ये बात, क्वेश्चन आ सकता है। इन इलेक्शंस इंक ऑफ सिल्वर नाइट्राइट इज यूज्ड, सिल्वर नाइट्राइट इज यूज्ड। ठीक है भैया, यानी कि मतदान में AgNO3 की स्याही का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, स्याही का प्रयोग किया जाता है। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये क्लियर भैया, हाँ या ना बता दो, कोई समस्या यहां तक? ठीक, क्लियर है यहां तक, एकदम एक एक पॉइंट क्लियर है। संदीप कुमार कह रहे हैं सर जी मैंने तो 2 साल से उंगली में अंगूठी पहन रखी है, काला नहीं हुआ। तो मेरे भाई तुम महापुरुष हो। आप क्या हो, आप महापुरुष हो मेरे मित्र। चांदी भी आपके शरीर को काला नहीं कर सकी, तो ये मान लीजिए आपके शरीर में कुछ ऐसा एंटीऑक्सीडेंट रिलीज हो रहा है जो कि चांदी को प्रभावित नहीं कर रहा है। ठीक मेरे भाई, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं एक चांदी की लैकेट पहनता था हनुमान जी की, है ना, तो उससे क्या हुआ, मेरी गर्दन कुछ दिन बाद काली पड़ने लगी थी और अभी तक काली है, देखो, है ना मेरे भाई। बात समझ में आई? तो हो सकता है आपकी स्किन अलग प्रकृति की हो, नेचर अलग हो मेरे भाई, तो ऐसा हो सकता है।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया सारा कॉन्सेप्ट किसका, सिल्वर नाइट्राइट का। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम बात करें तो सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले आप सिल्वर नाइट्राइट के सारे कॉन्सेप्ट देख लो। ठीक है भैया, चलिए अगर हम बात करें तो सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में बात कर लेते हैं। चलो भाई, हेडिंग लगा लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। जी गुरुजी, कोई समस्या नहीं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यौगिक है। देखो, अब यौगिक तो कई बनाए जा सकते हैं चांदी से, कोई भी तत्व उसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन यौगिक बना देगा। ठीक है मेरे भाई, तो हम मेन यौगिकों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है, और दूसरा कभी कदार इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है सिल्वर ब्रोमाइड से। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या? अगर हम देखें तो देखो यार, क्लास रुक रही है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? सिल्वर ब्रोमाइड क्या होगा अगर हम देखें तो इसका मेरे भाई रासायनिक सूत्र क्या होगा? देखो, रासायनिक सूत्र क्या होगा? ब्रोमाइड है, क्लोराइड नहीं, पहले तो ये समझ लेना। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा मेरे मित्र? रासायनिक सूत्र क्या होगा? यानी कि AgBr। ठीक है भैया, यानी कि अगर हम बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई? केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AgBr। ठीक है, यानी कि जब ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या करेगा? ब्रोमीन एक अधातु है, याद रखिएगा। ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। कहां पर? ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है, ब्रोमीन लिख देता हूं मैं साइड में। ठीक है मेरे भाई, ब्रोमीन ऐसी अधातु है, ऐसी नॉन मेटल है, नॉन मेटल है जो लिक्विड रूप में पाया जाता है, जो लिक्विड के रूप में पाया जाता है। लिख लो, हर एक कॉन्सेप्ट, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए मेरे भाई, रूप में पाया जाता है। ठीक है भैया, कोई समस्या यहां तक? देखो, जब ब्रोमीन क्या करेगा? सिल्वर के साथ रिएक्शन बनाएगा, यानी कि अभिक्रिया करेगा, तो सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। अच्छा गुरुजी, इसका प्रयोग क्या होता है? देखो, इसका प्रयोग कोई इससे गहने नहीं बनते, ना इसका प्रयोग किसी भी आभूषण बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग होता है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज मिलेगी, बहुत पुराने जमाने की। इसका प्रयोग श्वेत श्याम रंग की फोटो बनाने में किया जाता था। रंग की फोटो बनाने में या फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है भैया, यानी कि अगर हम यहां पर बात करें, इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बोलो भैया, किसी को कोई समस्या? देखो, आपने बचपन में देखी होगी काली सफेद वाली पिक्चर, ब्लैक एंड व्हाइट वाली टीवी, पहले सबके यहाँ यही आती थी। ठीक है मेरे भाई, पहले सबके यहाँ वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही आती थी। हम लोग जमाने में जब छोटे थे शक्तिमान देखते थे काली सफेद वाली टीवी में, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में। कलर होती ही किसके पास थी? बहुत कम लोगों के पास तो टीवी होती थी। ठीक भैया, तो अगर हम देखें तो मेरे भाई, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जो पिक्चर ट्यूब होती थी, टीवी में पिक्चर ट्यूब होती है, पिक्चर ट्यूब की वजह से आप अलग अलग रंग के चित्र देख पाते हो। तो वो जो पिक्चर ट्यूब होती थी उसमें भी आपका सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता था। अच्छा, दूसरी चीज, आपने कभी ना कभी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जरूर देखी होगी अपने दादाजी की, परदादा की, या पुराने नानी नाना की। तो उन लोगों के समय में जो फोटोग्राफी होती थी वो कलर नहीं होती थी, वो कलर नहीं होती थी। वो जो फोटोग्राफी बनती थी वो काली और सफेद बनती थी, बस यही दो रंग मिलते थे। तो वो जो फोटोग्राफी बनाई जाती थी, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की फोटो जो बनती थी, उसमें किसका प्रयोग होता था? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता था। यहां तक कॉन्सेप्ट बोलो क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? एक बार कमेंट करके बता दो भैया, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो यस कमेंट कर दो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। बोलो भाई।
चलिए, क्लियर हो गए? बफरिंग हो रहा है क्या? जी सर, हमने भी देखा है शक्तिमान एंटीना लगाकर, बहुत बढ़िया मेरे भाई। क्लियर हो गया? एक बार कमेंट करके बता दो भैया यस सर, अगर कमेंट क्लियर हो गया हो, सिल्वर का पूरा मामला अगर क्लियर हो गया हो तो यस सर कमेंट करके बता दो। फिर हम आते हैं सोने पर यानी कि गोल्ड पर। ठीक है मेरे भाई? अरे शक्तिमान देखे हो वो थोड़ी ना पूछ रहे मेरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ सिल्वर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? तुम शक्तिमान है बताओ, थोड़ी देर बाद आर्यमान बताओ, फिर चंद्रकांता बताओगे, फिर चित्रहार बताओ, रंगोली बताओगे, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा यार। ठीक, चलिए, हाँ क्लियर है, चलिए ये बेहतरीन। चलिए अब हम आते हैं सोने के ऊपर यानी कि गोल्ड के ऊपर। ठीक है मेरे भाई? अच्छा, ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें तो भैया ये दुनिया चाहती है। ठीक है भैया? कौन है जो इसे नहीं चाहता? ठीक, चलिए क्या है ये, इसको भी समझ लेते हैं। देखो, सोने के यौगिक पेपर में कभी नहीं पूछे गए हैं, और ना आपने कभी किसी कॉन्सेप्ट में देखे होंगे, ना किसी क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, चलिए, लेकिन सोने की प्रॉपर्टीज जरूर पूछी जाती हैं, यानी कि सोने के गुण जरूर पूछे जाते हैं। तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, इसका अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक चिन्ह क्या होता है मेरे भाई? रासायनिक चिन्ह क्या होता है? रासायनिक चिन्ह क्या होता है? रासायनिक चिन्ह होता है एयू, यानी कि केमिकल सिंबल मेरे भैया क्या होगा? केमिकल सिंबल क्या होगा? एयू होगा। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या वाली बात नहीं। अच्छा, अगर केमिकल सिंबल एयू होगा, ठीक, तो अब बात आती है इसका गुरुजी परमाणु क्रमांक कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, क्योंकि ये चीज हमको मालूम होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो परमाणु क्रमांक मेरे भाई इसका हो जाएगा 79। क्या हो जाएगा भैया? 79, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? एटॉमिक नंबर 79। ठीक, अच्छा, और इसका क्या गुण है गुरुजी? इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि यह अत्यधिक तननशील धातु है। ये तननशील का मतलब क्या होता है? चलिए पहले लिखता हूं मैं, फिर बताता हूं। यह अत्यधिक कैसी धातु है? तननशील धातु है। तननशील धातु है, ध्यान से सुनना, धातु है, यानी कि इट इज द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल। इट इज द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल, मेटल। ठीक है भैया? तनन का मतलब क्या हुआ? देखो, आधे से ज्यादा साथियों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो सुन लो। सुनो, तनन का मतलब क्या हुआ? जिसको खींचकर बहुत लंबा किया जा सके, है ना? आपने सुना होगा मेरे भाई कि तुमने देखा होगा कि जैसे सोना कभी देखना तुम, है ना, चोरी मत करना खाली देखने के चक्कर में। उसको आप जब मोड़ोगे ना, तो वो जैसे चिंगम नहीं होता बढ़ता है, वैसे सोना भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसका डक्टाइल नेचर होता है, तनन। यानी कि अब मान लो कि कोई लोहे का टुकड़ा है, उसके हम तार बना दें, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तनन कहलाएगी। यानी कि जो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ है, क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसे हम डक्टाइल डक्टिबिलिटी कहते हैं या तननशीलता कहते हैं। और सोने की तननशीलता इतनी अधिक होती है कि मात्र 1 ग्राम सोने को 1 वर्ग मीटर के तार में बदला जा सकता है। आप सोचिए, क्या इसकी तननशीलता इतनी होती है कि भैया 1 ग्राम सोना ले लो, उससे 1 मीटर स्क्वायर का क्या बना लोगे? तार बना लोगे। ठीक है भैया? 1 मीटर स्क्वायर का तार, यानी कि 1 वर्ग मीटर का तार आप बना लोगे। इतना तनन होता है, वर्ग मीटर का तार बना लोगे। कोई दिक्कत? अच्छा, ये सबसे ज्यादा तननशील के साथ साथ सबसे ज्यादा आघात वर्ध्य भी होती है, यानी कि मैलिएबल भी धातु ये होती है। ठीक है भैया? सुनो ध्यान से, अगर हम बात करें तो यह सबसे ज्यादा, यह सबसे ज्यादा आघात वर्ध्य वाली धातु है। आघात वर्ध्य वाली
धातु है, आघातवर्ध्य धातु है। यानी कि अगर हम देखें तो यह सबसे अधिक, यानी कि इट इज द मोस्ट मैलिएबल मटेरियल, इट इज द मोस्ट मैलिएबल मटेरियल। अब मैलिएबल क्या होता है मेरे भाई? मैलिएबल क्या होता है? किसी भी धातु को पीट पीट कर चपटा करना, यानी कि उसके कोई भी धातु है उसको इतना पीटो इतना पीटो इतना पीटो कि वो चद्दर में परिवर्तित हो जाए, उसकी सीट्स बनाई जा सके। इसे हम क्या कहेंगे? मैलिएबिलिटी कहेंगे, आघात वर्ध्यता कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भैया? आघात वर्ध्यता कहेंगे। ठीक, तो सबसे ज्यादा डक्टाइल और सबसे ज्यादा मैलिएबल, यानी कि सबसे ज्यादा आघातवर्ध्य और सबसे ज्यादा तननशील, ये कौन सी धातु है? सोना है। ठीक, अच्छा अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बोलिए। अच्छा, अब इसका उपयोग किस में किया जाता है मेरे भाई? इसका उपयोग मोस्टली ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, इसका उपयोग, इसका उपयोग अगर हम देखें यूज, तो सबसे ज्यादा किस में किया जाता है? आभूषण बनाने में किया जाता है। आभूषण, आभूषण बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। जी गुरुजी, कोई समस्या? अभी देखना एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, अभी मटेरियल खत्म नहीं है, अभी बहुत माल है अपने पास। ठीक है भैया, यानी कि इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, इन मेकिंग ज्वेलरी। अच्छा देखो, ये सारी बातें तो दुनिया जानती हैं, तुम जान लिए तो क्या बात हो गई। अगर पेपर में क्वेश्चन कहीं घुमा दे तब क्या करोगे? ये तो सब कोई जानता है। ठीक, पेपर में क्वेश्चन कहां से घुमा सकता है उसके लिए एक पॉइंट नोट करो, सोने का। क्या होगा भैया? पेपर में क्वेश्चन क्या बनाएगा? देखो, अगर हम बात करें एयू अर्थात सोना, है ना भैया, सोना का ऑक्सीकरण नहीं होता, ऑक्सीकरण नहीं होता, नहीं होता, अर्थात इसका संचारण नहीं होता, इसका संचारण नहीं होता भैया, संचारण नहीं होता। ठीक है भैया, अगर हम देखें तो हम क्या लिखेंगे मेरे भाई? यह वायुमंडल में मौजूद, वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन से इसे क्षति नहीं पहुंचती, इसे क्षति नहीं पहुंचती। ठीक है भैया, चलिए अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए लिख दूं मैं, इट डज नॉट अंडरगो कोरोजन, अंडरगो कोरोजन, कोरोजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, it cannot be corrode, it cannot be corrode। अब देखो, इसीलिए जितना ये आग में जलेगा ना, इसका ऑक्सीकरण तो होता नहीं है, जितना सोने को आग में जलाओगे उतना ही ज्यादा चमकेगा। दैट्स वाई, ये भी लिख लो, दैट्स वाई इट शाइन्स when it burn into fire। ठीक है भैया, इसको जितना तपाया जाता है, ठीक है भैया, इसको जितना तपाया जाता है, तपाया जाता है, यह उतना ही चमकता है, यह उतना ही चमकता है। ठीक है भैया, कोई समस्या? देखो, सोने को जितना तपाओगे ना ये उतना ही चमकेगा। ये बात आपने कई बार मोटिवेशनल लाइंस में भी सुनी होगी। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर मोटिवेशन नहीं दे रहे, हम आपको रीजन बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। ध्यान से सुनो,
अगर हम बात करें तो सोने का क्या नहीं होता है, ऑक्सीकरण नहीं होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नहीं होता है। कभी तुमने सुना कि सोने में जंग लग गई, या सोना काला पड़ गया, या सोना नीला पड़ गया? ऐसा कभी नहीं होता। देखो, बल्कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीडेशन है। चांदी के काले पड़ने का ऑक्सीडेशन है। नीला होता कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड, इसके सफेद रंग से हरे रंग में बदलने का रीजन क्या है? ऑक्सीडेशन है। यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया सभी धातुओं का संक्षारण करती है, उनको धीरे धीरे विनाश की ओर अग्रसर करती है। लेकिन सोना एकमात्र ऐसी धातु है जिसके ऊपर कभी भी ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और समझो, अगर हम सोने को सीधा सीधा आग में डाल दें तो आग में सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो आग में सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? ऑक्सीजन है मेरे भाई। संतोष अगस्त कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हो? मेरे भाई, समझने का प्रयास करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। जब तुमने समझने ही नहीं चाहते हो, तुम ये मान चुके हो कि तुम समझ ही नहीं पाओगे, है ना, तो हम क्या पढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या है फिर, है ना? एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनोगे तो हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा। संतोष अगस्त्य जी, ध्यान से सुनिए केवल। ठीक है मेरे भाई। तो अगर हम सोने को आग में डाल देते हैं तो भरपूर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि भरपूर ऑक्सीकरण हो रहा है सोने का। ठीक, क्योंकि आग में मुख्य घटक ही ऑक्सीजन है। लेकिन फिर भी सोना वहां पर उसका संक्षारण नहीं होता, सोना और बेस्ट क्वालिटी का बन जाता है, यानी कि सोना और निखर के बाहर आता है। ठीक है भैया, कारण पता चल गया। अब कोई पूछे कि सोना आग में और अधिक क्यों चमकता है, जितना सोना तपता है उतना क्यों चमकता है? तो कारण आपके पास है कि सोने का ऑक्सीकरण नहीं होता, यानी कि सोने का ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसलिए दहन में भी जब हम इसको रखते हैं तो इसका क्या होता है कॉन्सेप्ट? ऑक्सीडेशन ना होने के कारण ये और चमक में आता है। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत? ये बात हुई सोने की मेरे भाई। ठीक, चलिए, आपको क्लास कैसी लगी? रात में 8 बजे ग्रुप पर मैसेज करके जरूर बताइएगा टेलीग्राम में कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है भैया, क्लास कैसी लगी ये जरूर ग्रुप में मैसेज कर दिया करो। अच्छी लगी हो तो, खराब लगी हो तो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो वो भी मैसेज कर दिया करो, मैं दूसरे दिन क्लास में डिस्कस कर लूंगा। हो सकता है रिप्लाई ना मिल पाता हो, क्योंकि आजकल व्यस्तता चल रही है आर्मी के एग्जाम्स को लेकर, तो उसके लिए रिप्लाई नहीं आने में हो सकता है, रिप्लाई आने में देर हो सकती है। लेकिन आपको क्लास में दूसरे दिन मैं अटैच करके क्वेश्चन बता देता हूं। ठीक है भैया, है ना? तो जरूर आप कमेंट करेंगे कि क्लास कैसी लगी, वो भी ग्रुप में। ठीक है, मुझे टैग कर देना, बताना क्लास कैसी लगी। जिनको खराब लगी है वो भी बता देंगे कि भैया नहीं अच्छी लगी, है ना, जो भी आपकी राय हो। और जिनको अच्छी लगी हो वो भी जरूर कमेंट करके बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। मेरे भाई, आप लोग जब कमेंट करते हो तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आपको भी मालूम है, आपके ही ग्रुप में कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत डिमोटिवेट करते हैं हमको, और कई बार ऐसे मैसेज करते हैं कि सर क्लास नहीं समझ में आई, है ना। तो मैं उनका भी सम्मान करता हूं। आपको क्या नहीं समझ में आया उस चीज का कोट करिए, हमको बताइए, हम उसको क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मेरे मित्रों, जिसको क्लास समझ में आ रही है वो जरूर से जरूर हमें थोड़ा सा हौसला बढ़ाया करें कमेंट करके कि क्लास समझ में आई है। धन्यवाद, मुलाकात करेंगे कल फिर दोपहर में 11 बजे एक शानदार से कॉन्सेप्ट के साथ। कल हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ये पहला ऐसा टॉपिक है जो हमारा 4 भागों में विभाजित हुआ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, इसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है भैया, इसकी पार्ट 4 कल आएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है मेरे भाई, फिर हम शुरू करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और आपका सिलेबस होगा खत्म। कोई दिक्कत यहां तक? आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।